हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होने वाला है महाजनपद। अब महाजनपद पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये 16 महाजनपद थे, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। तो अगर महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहें कि इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय या जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो इसको हमें जान लेना है। तो हम यहाँ अगर लिखें कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय 16 महाजनपद थे। लेकिन लेटेस्ट अभी एक एग्जाम में ये पूछा गया था, कहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय 16 महाजनपद नहीं बल्कि 22 महाजनपद थे। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से यहाँ से हमें 16 का पता चलता है, यानी 16 महाजनपद थे। और पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमें 22 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर आएंगे। एक तरफ दिया गया है महाजनपद और दूसरी तरफ दिया गया है राजधानी। पूछ रहा है कि अब इसको मिलान करना है। अगर हम महाजनपदों और उनकी राजधानी अगर हमें याद हो तो हम इसको कर सकते हैं। अगर न याद हो तो याद कर लीजिए। जैसे अब यहाँ पूरा लिख नहीं सकते। जैसे मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती कह सकते हैं, गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, काशी की राजधानी वाराणसी और पंचाल की अहिछत्र, उसी प्रकार वज्जी की वैशाली, कंबोज की राजधानी हाटक, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान, मल्ल की कुशीनगर और सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली वाला क्षेत्र कह सकते हैं, वश की राजधानी कौशाम्बी थी और चेर की राजधानी शक्तिमती थी। ये 16 महाजनपद थे और उसकी राजधानी। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये है कि अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की तो 16 महाजनपद में 2 गणतंत्रात्मक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गणतंत्रात्मक। और 14 इसमें राजतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक जो 2 गणतंत्रात्मक थे उसमें एक है वज्जी। क्या है? वज्जी। और दूसरा क्या है? मल्ल। इसको भी आपको याद रखना है। जो वज्जी था वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना गणतंत्र था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं महाजनपद पर। अब गंधार की राजधानी क्या थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, यानी ए वाले में 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें सूरसेन की तो सूरसेन की कहाँ जाएगी? सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। वत्स की कौशाम्बी यानी 2 हो जाएगा। कौशल श्रावस्ती। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों का और जिक्र कर लें। जैसे 16 महाजनपद जो थे, एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद ऐसे थे जो यूपी में थे? तो 8 महाजनपद ऐसे थे जो यूपी में थे। जैसे मगध, काशी, मल्ल, वज्जी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पांचाल। ये 8 महाजनपद जो हैं ये यूपी में हैं। और अगर हम बात करें 2 ऐसे महाजनपद वर्तमान में इस समय ऐसे हैं, वर्तमान एरिया के अनुसार अगर देखें तो भारत के बाहर हैं। जैसे कंबोज हो गया और गंधार, 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत के बाहर हैं। ठीक है, यहाँ सब चीजें लिख नहीं सकते। और बात करें मगध की, मगध एक ऐसा महाजनपद था जो सभी जनपदों में सर्वाधिक यानी शक्तिशाली था। ये कह सकते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली।
शक्तिशाली। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अंग की। अंग की क्या विशेषता थी? अंग की विशेषता ये थी कि ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन हुआ करता था? अंग। इतनी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट थी। और जितने हैं 16 महाजनपद, उसकी राजधानी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुंडिक कहा जाता था? कुंडिक, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठता है और आगे चलकर इसका बेटा इसकी ही हत्या कर देता है गद्दी के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि महाजनपद में जो हर्यक था, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार की हत्या कौन करता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। कब? लगभग 493 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका जो नाम है कुडिक, ये हमें जैन ग्रंथ में मिलता है और इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये जैन धर्म अनुयायी भी था। जैन धर्म अनुयायी, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था वर्षकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किया था, यानी अपने मगध राज्य में वैशाली का विलय किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और बार बार पूछता भी है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने राज्य में वैशाली को मिलाया था या विलय किया था। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहाँ पर जो बौद्ध संगीत हुई थी उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहले ये देखेंगे कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। और बात आती है दूसरे की, तो दूसरी हुई थी बौद्ध संगीत कहाँ? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक। तीसरे की बात करें तो पाटलिपुत्र, अशोक के समय में। चौथे की बात अगर करें तो कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। ये कनिष्क के समय में हुई थी, कनिष्क। आप क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय? तो द्वितीय किसमें हुई थी? कालाशोक। तो आप अब क्वेश्चन ऑप्शन पर आएंगे, शिशुनाग, कालाशोक, नंदवर्धन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। अब कालाशोक को ही क्या काकवड़ भी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोनिया में, यानी बेबीलोन ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। सिकंदर महान एवं पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ऑप्शन दिया है रावी, झेलम, सतलुज और चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया?
ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो उत्तरी काले पालिश बर्तन यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती, तक्षशिला, कानिकुब्ज और धानकटक। तो 9 की बात करें इसका करेक्ट हो जाएगा अवंतिका यानी ऑप्शन ए। अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन या महिष्मति, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है ए महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। तो संस्थापक था महापद्म नंद यानी ऑप्शन ए संस्थापक। अंतिम शासक की बात करें तो घनानंद हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ग्रीक या यूनानी लेखों द्वारा किसी अग्रमीज या संड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद और घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों और कुषाणों द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? साइरस, डेरियस या दायरबाहु फर्स्ट, जेरसिस, चयार्स या डेरियस दायरबाहु 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरियस दासबाहु फर्स्ट यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हाइडेसस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता का युद्ध 306 बीसी में किन किन साथ के बीच हुआ था यानी किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन दिया है सिकंदर एवं पोरस के बीच, ऑप्शन बी है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य, ऑप्शन डी है सिकंदर एवं अभीक के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अब यहां पर अगर हम बात करें तो पंजाब के शासक पोरस, पंजाब के शासक पोरस, पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था झेलम नदी पर। कहां पर? झेलम नदी पर। झेलम को वर्तमान में या प्राचीन में वितस्ता कहते थे। तो यहां पर युद्ध होता है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और फिर सिकंदर यहीं से लौट जाता है। 325 ईसा पूर्व में वो यहां से वापस होता है और वहां पर 323 ईस्वी में अपने यहाँ यानी बेबीलोन में पहुंचता है। उस समय उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 33 वर्ष थी। वहां पर उसकी मौत हो जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो वो था निर्याकस, निर्याकस। और इसका जो घोड़ा था यानी जिस पर ये घुड़सवारी करता था वो घोड़े का नाम था बहुकेफला, बहुकेफला। ये पूछा जाता है कि झेलम नदी पर, झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम से एक शहर बसाया था जिसका नाम था बहुकेफला। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व, यहाँ 326 ईस्वी, 326 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो ईसा पूर्व था तो हम 326 ईसा पूर्व यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी?
ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन डी चंपा। तो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था, यानी बसाया भी था और अपनी राजधानी भी बनाया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अभी इस पर चर्चा हो चुकी है हम लोगों की। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? यानी नदी के पास। 4वीं सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 2री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो कारण दिया हुआ है 1 2 3 4। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी बात सही है। अब उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था, यह भी बात सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है। जब ये सारी चीजें हैं तो ये होंगी ही, तो ये चारों चीजें सही हो जाएंगी। अब चारों चीजें किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 एवं 4, यानी सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा की आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में और मगध में। तो वंग कोई राजी नहीं है, तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, अपने साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस और जेरसिस। तो कौन ऐसा था आपको बताना है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो डेरियस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ, पांचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्जी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। इस पर जिक्र हो चुका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्ठ के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत दिया है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो अजातशत्रु थे, बिंदुसार नहीं थे यानी प्रसेनजीत थे, यानी ऑप्शन पहला और तीसरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। अब देखिए यहां पर राजवैद्य जीवक की बात आई तो बिंबिसार ने
मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह भेजा था, यानी राजधानी में। उसने मतलब अवंती के राजा प्रगोत की सेवा के लिए, जब उनको पांडुरंग हो गया था, उनकी सेवा के लिए भी भेजा था। और इन्होंने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा था। तो अब बात करते हैं कि बिंबिसार, यहाँ राज पूछा है तो कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। तो अवंती के राजा उस समय थे कौन? राजा प्रगोत। राजा प्रगोत, इनकी सेवा के साथ साथ उन्होंने बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा था, बुद्ध की सेवा में भी। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने मगध में मिला लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर तो बिंबिसार होगा। ठीक है, अब बिंबिसार होगा, लेकिन किसको हराया कभी ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर बिंबिसार ने, हम ये कह सकते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर, किसको? ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अपने राज्य को विस्तृत के लिए, यानी राज्य को बढ़ाने के लिए, यानी उसका क्षेत्र विस्तार करने के लिए, उन्होंने कई राज्यों के साथ शादी किया था, रानियों के साथ। कई राज्यों के रानियों के साथ विवाह किया, विवाह संबंध स्थापित करके उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। जैसे हम कहें कि कौशल के राजा नरेश, कौशल के राजा नरेश की बहन थी, वो बहन महाकोशला से विवाह किया था। और वैशाली की बात करें, वैशाली की चेटक की पुत्री, वैशाली की राजा चेटक की पुत्री के साथ विवाह किया था, जिसका नाम था चिलन्ना। और उन्होंने एक राज्य था मद्र इस समय कहाँ? पंजाब में है। वर्तमान में हम पंजाब को कहेंगे। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। किससे? क्षेमा से विवाह किया था। इतने राज्यों की रानियों से शादी करके बिंबिसार ने अपने राज्य को बढ़ाया था, यानी मगध राज्य का विस्तार किया था, ऐसे कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, काशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काशी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मौका देने के लिए इतिहास नहीं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आपसे आग्रह है कि अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमारे लिए किफ़ायती है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम मोटिवेट हों, हमारी मेहनत का फल भी हमको मिले और हम ऐसे ही वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हों। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने और शिशुनाग ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, यानी ऑप्शन बी, अजातशत्रु। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षात्मक एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज या राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किसके समय? सिकंदर के समय। जब सिकंदर आया था उस समय नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश और कड़वंश। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, नंदवंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने किया था, तो नंदवंश को हरा करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी एवं मगध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मगध। अभी पीछे इसका जिक्र हो चुका है, इस पर चर्चा हुई अभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण की प्रभाव के रूप में माना जाता है? खारोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेखीय अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रसार, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रसार, स्त्री अंगरक्षों की नियुक्ति। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जितनी चीजें लिखी गई हैं ये सारी चीजें सही हैं, यानी इसके करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु की साक्य, कुशीनगर की मल्ल, वैशाली की लिच्छवी, ऑप्शन डी मगध। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे शिनिया कहा जाता था? बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो बिंबिसार को कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, बिंबिसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है। यह उपाधि एक रोमन वक्ता थे, यानी जो वक्तव्य करते थे, उनका नाम था सिसरो। क्या नाम था? सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। अब बात करें टैलेंट की, तो टैलेंट जो है ना वो वजन और धन की इकाई हुआ करती थी, जिससे हम कहें कि सोना या चांदी की माप तौल किया करते थे, खास करके विशेष कीमती चीज़ों का। तो ये इकाई है, क्या है? टैलेंट इकाई है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक और ग्राम भोजक। तो उस समय क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, गृहपति का अर्थ है? गृहपति धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और फिर इसके पुत्र उदयन द्वारा इसे मार दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपको एक फर्क के लिए है कि हम इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेट हो और एनर्जेटिक के रूप से अगले टॉपिक को फिर लेकर के उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 47 कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी वंश? अभी इस पर हमने जिक्र किया। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो लिच्छवी वंश। 16 महाजनपद थे, 2 इसमें गणराज्य थे, यानी हम गणराज्य कहेंगे। 2 गणराज्य थे इसमें, 14 राजतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक का मतलब क्या है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और गणतंत्रात्मक का मतलब ये है कि जनता द्वारा। अब इसमें 2 राज्य इंपॉर्टेंट थे, जिससे वज्जी और एक था मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर
और वज्ज की राजधानी वैशाली। क्या थी? वैशाली। वैशाली ये सबसे बड़ा गणतंत्र था, वज्जी यानी वैशाली। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस एक नदी के पहले भी वितस्ता के नाम से जाना जाता है? तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा और भरतपूछा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर झेलम होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य कहाँ था? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित महाजनपदों में गढ़ संघ को पहचानिए, मगध, वज्जी, अवंती और कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी। ठीक है, अभी जिक्र किया हमने, बताया कि गणतंत्रात्मक कितने थे और राजतंत्रात्मक कितने थे, कितने इंपॉर्टेंट थे, ये सब चीजें हमने जिक्र किया। दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं आज, बस यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अब तक हमारा साथ दिया, यानी हमारे वीडियो को आप लोगों ने देखा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।